अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और 9th क्लास में अब हो गए होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फ़ातिमा है और मैंने MBS किया हुआ है। मैं आपको इंशाल्लाह ये आपको बायोलॉजी की वर्ड टू वर्ड लर्निंग करवाऊंगी। ये जो फेडरल बोर्ड की बायोलॉजी है, इंशाल्लाह हम इसकी वर्ड टू वर्ड लर्निंग करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझाऊँ, चीज़ों को विजुलाइज़ करवा के समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि साइंस के मुताबिक जो चीज़ें आप एक बार देख लेते हो ना, विजुलाइजेशन का मतलब है चीज़ों को देख लेना। जो चीज़ आप एक बार देख लेते हो ना, तो वो आपकी चीज़ दिमाग में बैठ जाती है और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको याद रहती है। तो हम पूरी मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम बायोलॉजी को इंशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से पढ़ें कि आपको बायोलॉजी पढ़ने में मज़ा आने लगे। आप बायोलॉजी को पढ़ने से बोर ना हो, बल्कि आपका दिल चाहे कि आप बायोलॉजी पढ़ें, मजबूरी के तहत नहीं, बल्कि आप दिलचस्पी से बायोलॉजी पढ़ना शुरू करें। इंशाल्लाह आपको 10 सेल चैप्टर पढ़ के ऐसे महसूस होगा कि अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत तरीके से हमारे अंदर सेल बनाया हुआ है और कितने खूबसूरत तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वो बच्चे जो एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर एकेडमी अफोर्ड कर सकते हैं, एकेडमी जाते हैं, लेकिन क्लास में इतने ज़्यादा बच्चे होने की वजह से हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं कि बाकी बच्चों को क्या लगेगा, इसे ये कॉन्सेप्ट भी नहीं पता, इसे ये कॉन्सेप्ट भी नहीं पता। तो हम इंशाल्लाह एक एक ज़ीरो से चीज़ों को लेकर स्टार्ट करेंगे, ताकि हर कॉन्सेप्ट आपका ज़ीरो से क्लियर हो। कोई भी चीज़ आपको बेसिक से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं इतना ही कहूँगी, बाकी आप इंशाल्लाह पढ़ के देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई आपकी क्यूरोसिटी वगैरह आप उसको भी बताइएगा, हम इंशाल्लाह उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे। चलें स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, द सेल चैप्टर जो है ना, चैप्टर नंबर 3 है। इसमें वो कहते हैं अर्थ इज़ अ लिविंग प्लानट। जाहिर सी बात है, आपको पता है अर्थ एक लिविंग प्लानट, एक सैयारा है। और लिविंग का मतलब है इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मौजूद है, ठीक है। लेकिन हम सेल को पढ़ेंगे। सेल क्या है कि ना, आपको पता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, एक बात आपने याद रखनी है, मेड ऑफ सेल, सेल से मिलके बने होते हैं। सेल कैसे, मैं आपको बताऊं, जिस तरह के एक घर है, एक घर में सबसे छोटी चीज़, एक घर किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? ब्रिक्स, ईंटों से मिलके बना हुआ है ना। यही ईंटें देखें बार बार रिपीट होती जा रही हैं, बार बार रिपीट होकर एक उसने पूरी बिल्डिंग को तश्कील दे दी है। इसी तरीके से हमारी बॉडी भी सेल से मिलके बनी हुई है। यही सेल बार बार मुख्तलिफ तरीके से अरेंज हुए हैं और उन्होंने हमारी पूरी बॉडी बना दी है। पूरी बॉडी हमारी सेल से मिलके बनी हुई है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से एक पूरी इमारत जो होती है, पूरी बिल्डिंग होती है, वो ब्रिक्स, ईंटों से मिलके बनी हुई है। ठीक है, तो आपने एक बात याद रखनी है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है? हम हैं, पौधे हैं, पौधे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, प्लांट्स, तो इसलिए वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ। एल्गी, बैक्टीरिया, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो सेल से ज़रूर बने होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, वो सबसे पहले वो कहता है कि अर्थ जो है ना, इट इज़ अ होम ऑफ ह्यूज वैरायटी ऑफ लाइफ। यहाँ ये घर है, किसका घर है? वैरायटी ऑफ लाइफ, इतनी ज़्यादा वैरायटी जो है ना लाइफ की, वो यहाँ पे रह रही है अर्थ में, ज़मीन पे। फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, वो कहते हैं कि छोटे छोटे से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपको माइक्रोस्कोप से नज़र आएँ, ठीक है, उनसे लेकर टू मैग्निफिसेंट ब्लू वेल्स एंड जाइंट रेड वुड ट्रीज। मतलब ज़मीन पे इतनी वैरायटी है कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया जो कि आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप से नज़र आएंगे, और इतने बड़े ऑर्गेनिज्म भी ज़मीन पे मौजूद हैं, जो जिस तरह के ब्लू वेल है, कितनी बड़ी है साइज़ में, देखें। एंड जाइंट रेड वुड ट्रीज, इसी तरीके से बड़े बड़े दरख्त होते हैं, रेडवुड ट्रीज, वो बहुत बड़े दरख्त होते हैं। तो वो सारे के सारे कितने बड़े मौजूद हैं ना। तो ये ज़मीन जो है ना हमारी, ये जो अर्थ है, इसमें वैरायटी ऑफ लाइफ पाई जाती है। कैसी वैरायटी? छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी है और बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म भी है। बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म कौन है? ब्लू वेल, जाइंट, बहुत बड़े बड़े रेडवुड ट्रीज हो गए, ठीक है। वो कहते हैं कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड शेप, जो भी उनकी साइज़ है, जो भी उनका शेप है, उसका लिहाज किए बगैर ये सारे लिविंग हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ना। ये जो माइक्रोस्कोप के नीचे छोटे छोटे बैक्टीरिया नज़र आ रहे हैं, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये जो इतनी बड़ी वेल आपको नज़र आ रही है समंदर में, या इतने बड़े बड़े जाइंट बहुत बड़े रेडवुड दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो कहते हैं कि इनका साइज़ मैटर नहीं करता, इनकी शेप मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि सारे के सारी चीज़ें सेल से मिलकर बनी हुई हैं। इन तमाम को जो बना रहा है वो ये सेल बना रहा है, ठीक है। ब्लू वेल देखिए कितनी बड़ी है, बैक्टीरिया देखिए कितना छोटा है कि आपको
इस आंख से नज़र भी नहीं आ रहा, आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए। तो वो बैक्टीरिया इतना छोटा सा वो भी सेल से मिलकर बना हुआ है, ये इतनी बड़ी ब्लू व्हेल ये भी सेल से मिलकर बनी हुई है, ये जो इतना बड़ा रेडवुड ट्री है ये भी सेल से मिलकर बना हुआ है। तो वही वो कह रहा है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज़ एंड शेप, बगैर लिहाज किए उनके साइज़ का और शेप का, ऑल लाइफ फॉर्म्स सारी की सारी जो जिंदा चीज़ें हैं ये सेल से मिलकर बनी होती हैं, छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी होती हैं। इन यूनिट्स को सेल कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन परफॉर्म करती है ना, आर ऑल्सो परफॉर्म्ड एट द सेल लेवल। मतलब ये जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सारा का सारा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ये एक्चुअली उसके सेल्फ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ये जो ब्लू व्हेल इतनी बड़ी जो भी काम कर रही है, इधर जा रही है कभी उधर जा रही है समंदर में, तो उसके जो वो काफ़ी सेल से मिलकर बनी हुई है, तो वो सारे उसके सेल ही तो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो सेल है ना इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यही तो बेसिक बुनियादी यूनिट है किसका, स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर का मतलब है यही तो हमारी बॉडी का सारा स्ट्रक्चर बना रहा है। ये सेल ही तो बार बार रिपीट हो के हमारी पूरी बॉडी बना रहा है। हमारी पूरी बॉडी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, हम हैं, पौधे हैं, ये ब्लू व्हेल है, ये इतना बड़ा रेडवुड ट्री है, ये सारे के सारे किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से ही तो मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो सेल स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और सारे के सारे काम भी यही फंक्शन भी यही परफॉर्म कर रहा है। हमारी बॉडी जो मैं इस वक्त बोल पा रही हूँ, ये मेरे सारे सेल्स ही काम कर रहे हैं मिलके, जिसकी वजह से मैं काम कर पा रही हूँ, ठीक है। या आप पढ़ रहे हैं तो आपके सारे के सारे सेल्स मिलके काम कर रहे हैं जिसकी वजह से पढ़ पा रहे हैं। तो ये सेल जो है ना स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल को डिस्कस कर लेते हैं कि जो सेल है इसका स्ट्रक्चर किसने सबसे पहले बताया। इसमें ना इस पैराग्राफ में इन्होंने ये लिखा हुआ है, पहले मैं आपको पैराग्राफ का जनरल ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर हम इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ लेंगे। पहले वो कहता है कि 1666 में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था रॉबर्ट हुक। उसने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। उसने कैसे डिस्कवर किया था, उसने ना ये जो दरख्त नहीं होता उसकी छाल ली, उस छाल को उसने अपनी माइक्रोस्कोप बनाई हुई थी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक होती है लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी एक होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक होती है सिंपल माइक्रोस्कोप। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है ना उसका एक ही लेंस होता है देखने वाला। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ना 2 या 2 से ज़्यादा लेंसेज होते हैं, ठीक हो गया। तो उसने ना अपनी कंपाउंड माइक्रोस्कोप खुद से बनाई हुई थी, तो उसने सोचा मैं ना मुख्तलिफ चीज़ें उसके नीचे देखता हूँ। तो उसने उसी तरीके से दरख्त की छाल जो थी ना उसका थोड़ा सा टुकड़ा लिया, उसको अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया जो उसकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी। तो उसने देखा उसको दरख्त की, उसको क्या नज़र आया, उसको नज़र आया छोटे छोटे से ना खाली स्ट्रक्चर्स हैं। उसको ना इस तरीके से नज़र आया, ऐसे करके छोटे छोटे से ऐसे करके, बिल्कुल ठीक है। उसने देखा कि छोटे छोटे से ना इनके छोटे छोटे से ना ऐसे खाली मतलब छोटे छोटे से चैम्बर्स उसने कहा। चैम्बर्स क्या है कि छोटे छोटे से ना क्लोज्ड स्पेसिस हैं, मतलब स्पेस है लेकिन वो बंद हुई है, क्लोज्ड है और उसकी थिक वॉल है, ऐसे करके थिक वॉल है और अंदर से सारी खाली है, ठीक है। ऐसे करके थिक वॉल है, उसकी जो इर्द बाहर वॉल है वो बहुत थिक है, बहुत मोटी है और अंदर से वो खाली है। तो उसको इस तरह के स्ट्रक्चर नज़र आए। तो उसने कहा कि छोटे छोटे से मुझे चैम्बर्स नज़र आए हैं, ऐसे करके ना चैम्बर्स कहते हैं क्लोज्ड स्पेस को। एक जगह है जो क्लोज्ड हो, बंद हो, ठीक है। जो जैसे कमरा नहीं होता पूरा बंद होता है, इस तरीके से पूरी बंद जगह है, ठीक है, अंदर से खाली। उसने कहा कि सेल्स क्या होते हैं, अंदर से खाली होते हैं, क्योंकि उसे अंदर से खाली नज़र आए ना। उसके कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इतनी डेवलप माइक्रोस्कोप नहीं थी, बस उसने आम से माइक्रोस्कोप खुद से बनाई थी, ठीक है। कोई इतनी अच्छी माइक्रोस्कोप नहीं थी कि उससे सेल के अंदर के भी स्ट्रक्चर नज़र आ जाते, तो उसको अंदर कुछ नज़र नहीं आया। उसने कहा कि सेल जो है ना एक खाली चीज़ है और इसके इर्द गिर्द ना कोई थिक वॉल है, बहुत मोटी सी, उससे ना इर्द गिर्द थिक वॉल नज़र आई। तो उसने ये बात सेल के बारे में बताई। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब माइक्रोस्कोप ना मज़ीद साइंटिस्ट आते रहे, साइंटिस्ट ने कहा अच्छा, साइंटिस्ट ने ना वो जो माइक्रोस्कोप थी ना उनको अच्छे तरीके से बनाना शुरू कर दिया, ज़्यादा अच्छी माइक्रोस्कोप बनती गई। तो फिर साइंटिस्ट ने देखा नहीं सेल खाली स्ट्रक्चर नहीं है, सेल के अंदर और भी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता सेल के अंदर मज़ीद चीज़ें डिस्कवर होती गई। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बात शुरू की थी, तो हम उसकी बात करते हैं। 1665 में वो कहते हैं कि रॉबर्ट हुक था, उसने डिस्कवर किया था सेल को। कैसे डिस्कवर किया, उसने दरियाफ्त किया सेल को कैसे, उसने एग्जामिन किया, मुआयना किया किसका, एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क टिशू। ये जो दरख्त के ऊपर कॉर्क टिशू होता है, दरख्त के ऊपर की जो छाल होती है ना, ये जो दरख्त की बार्क होती है, ये दरख्त है ना, दरख्त के ऊपर से थोड़ी सी छाल आप उतार लो, उसको जाके आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखो ना, उसको उसने देखा था, ठीक है। तो उसने थिन स्लाइस, एक पतला सा टुकड़ा लिया कोक का, वही दरख्त की छाल का, अंडर द माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और उसने अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे उसको रख के ऑब्जर्व किया। उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि जो सेल्स है ना वो एम्प्टी चैम्बर्स, खाली गोल गोल से स्ट्रक्चर्स हैं जो बिल्कुल बंद हैं और खाली अंदर से, विद थिक आउटर कवरिंग, और उनकी जो बाहर की कवरिंग है वो बड़ी मोटी सी है, थिक सी आउटर कवरिंग है, ठीक है।
उसने इस तरह सेल को कहा जिस तरह मैंने अभी आपको बना के दिखाया था। उसे खाली स्ट्रक्चर नज़र आया, उसके अंदर से कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन वो कहता है क्वालिटी ऑफ माइक्रोस्कोप उसकी अच्छी नहीं थी, उसकी जो माइक्रोस्कोप उसने बनाई थी ना उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी। तो आहिस्ता आहिस्ता ना बाद में साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने माइक्रोस्कोप की क्वालिटी बेहतर की, तो फिर उन्हें स्ट्रक्चर की सेल के अंदर जो मजीद स्ट्रक्चर्स थे ना वो भी नज़र आना शुरू हो गए। ठीक है, हाउ ताहम द क्वालिटी ऑफ माइक्रोस्कोप लेंसेज, आहिस्ता आहिस्ता जो माइक्रोस्कोप के अंदर लेंसेज थे ना उनकी जो मयार था वो इम्प्रूव्ड ग्रेटली, बेहतर होता गया इन 19th सेंचुरी में सब कुछ बेहतर होता गया। ठीक है, विच लीड टू द डिस्कवरी ऑफ सेल न्यूक्लियस, जिसकी वजह से अब जो साइंटिस्ट थे उनको सेल के अंदर के स्ट्रक्चर भी नज़र आना शुरू हो गए। और फिर क्या हुआ, 1831 में सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है ना ये डिस्कवर हुआ। न्यूक्लियस क्या है, देखो ये आपको पूरा सेल नज़र आ रहा है, ये जो सेल के अंदर दरमियान में स्ट्रक्चर है ना ये वाला, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, ये देखिए न्यूक्लियस इन्होंने लेबल किया हुआ है, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस जो होता है ना सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ये समझ लो सेल का ये गवर्नमेंट है, ये पूरा एक शहर है, शहर की गवर्नमेंट होती है ना जो सारा काम कंट्रोल कर रही होती है, जिसने ऑर्डर देना है भाई अब ये बनना चाहिए, अब ये होना चाहिए, वही इसी तरीके से न्यूक्लियस जो है ना ये सेल की गवर्नमेंट है, जिसने सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है कि किस वक्त क्या होना है। अब सेल को एक सेल ने अब 2 में डिवाइड होना है, अब नहीं होना, अब सेल के अंदर प्रोटीन बननी चाहिए, अब नहीं बननी चाहिए, सब कुछ न्यूक्लियस ने कंट्रोल करना है। तो उस न्यूक्लियस को 1831 में डिस्कवर किया गया था। ठीक है, ये 1831 में। एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, आने वाले सालों में जो सेल के अंदर मजीद छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं ना जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर ये हम इन स्ट्रक्चर के बारे में सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर इन स्ट्रक्चर को आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर किया गया, ये स्ट्रक्चर ये ठीक है, वही वो कह रहे हैं मैनी साइटोप्लाज्मिक, और इनको कहते हैं ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है ना इनको कहते हैं ऑर्गेनेलीज। सेल के अंदर ये ऑर्गेनेलीज है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इन कमिंग ईयर्स, आने वाले सालों में फिर ये जो सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स थे ना जिनको सेल की ऑर्गेनेलीज कहा गया है वो फिर डिस्कवर होते गए। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता माइक्रोस्कोप की क्वालिटी बेहतर होती गई। ठीक है, अब ये उन्होंने एनिमल सेल बनाया हुआ है, ये उन्होंने प्लांट सेल बनाया हुआ है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या फ़र्क होता है, आप हल्का सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। एनिमल सेल जो होता है ना देखो गोल है, प्लांट सेल गोल नहीं है। प्लांट सेल की खास स्पेसिफिक शेप है, इसकी कोई खास शेप नहीं होती एनिमल सेल की। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल के अंदर ना सेल वॉल नहीं होती, बाहर की तरफ सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में ना बाहर की तरफ सेल वॉल होती है जिसकी वजह से उसकी खास शक्ल आ रही होती है। एनिमल सेल में ना दरमियान में देखें न्यूक्लियस है। ठीक है, और एनिमल सेल के अंदर ना ये देखें आपको नज़र आ रहा है कितनी ज़्यादा ऑर्गेनेलीज मौजूद है। वो सारी ऑर्गेनेलीज प्लांट सेल में भी हैं, लेकिन प्लांट सेल के अंदर खास तौर पर ना एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। देखें नज़र आ रहा है, इस इतने बड़े वैक्यूल ने प्लांट सेल की जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं उनको साइड पे धक्का मार दिया, साइड पे जो मुझे पुराना है। ठीक है, तो जिसकी वजह से प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे है। ठीक है, जबकि एनिमल सेल का न्यूक्लियस दरमियान में है। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल में इस तरह की कोई बड़ी ऑर्गेनेली नहीं है ना, बड़ा इस तरह का कोई वैक्यूल नहीं है, जिसकी वजह से एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल दरमियान में होता है, जबकि प्लांट सेल का न्यूक्लियस एक साइड पे धक्का मारा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि प्लांट सेल ने अपना खाना खुद बनाना होता है, एनिमल सेल अपना खाना खुद नहीं बनाते। हम एनिमल सेल है ना तो हम अपना खाना खुद नहीं बनाते। ये अब अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, एनिमल सेल जो होते हैं ना, आप कहेंगे नहीं हम तो अपना खाना खुद बनाते हैं किचन में जाके, ये बात नहीं। हम किचन में भी जाकर जो खाना बनाते हैं, जो सब्जियां बनाते हैं, वो सब्जियां कहाँ से आई? वो हमने खुद तो नहीं बनाई ना, वो तो पौधों ने बनाई, प्लांट्स ने बनाई ना। तो प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल सेल ये काम नहीं कर सकते, हम ये काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक ख़ास चीज़ होती है क्लोरोप्लास्ट, वो मौजूद नहीं है। ये क्लोरोप्लास्ट है वो, ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मौजूद है। ठीक है, हमारे अंदर मौजूद नहीं है। चले मैंने आपको हल्का सा ओवरव्यू दे दिया। अब हम सबसे पहले ना इस लेक्चर में सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर सारी ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, सेल वॉल क्या है? मैंने आपको जिस तरह के बताया, सेल वॉल जो होती है ना सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मौजूद है। देखें ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल के अंदर आपको नजर आ रही है मोटी सी ब्राउन वाली सारी सेल वॉल है। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर ऐसी कोई सेल वॉल नहीं है। एनिमल सेल के अंदर सिर्फ बाहर की तरफ एक सेल मेम्ब्रेन है बस। ठीक है, ये देखें कोई सेल वॉल नहीं है। आउटर मोस्ट बाउंड्री जो एनिमल सेल के अंदर है देखें वो सेल मेम्ब्रेन है सबसे बाहर वाली, जबकि प्लांट सेल के अंदर आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन तो है, उसके बाहर की तरफ एक बहुत मोटी सेल वॉल है। देखें ब्राउन वाली आपको नजर आ रही है। तो इस सेल वॉल के बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे जो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मौजूद है। ठीक है, अच्छा एनिमल सेल के अंदर नहीं है। अच्छा, सेल वॉल जो होती है ना आपने याद रखना है, ये वही बात सराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल, ये प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड करती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है इसके बारे में भी हमने नहीं पढ़ा, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको हल्का सा बता दूं। कोई भी सेल होता है ना, उस सेल के ये देखें जिस तरह कि उन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये सेल है, सेल की जो कवरिंग है ना सारी की सारी बाउंड्री, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर सारे के सारे स्ट्रक्चर मौजूद हैं, इसने सारे के सारे स्ट्रक्चर अपने अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इसी तरीके से प्लांट सेल के अंदर भी जो आपको रेड वाली नज़र आ रही है ना, ये सारी रेड वाली, ये सारी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन से अलबत्ता बाहर की तरफ प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। तो वही उन्होंने लिखा हुआ है कि सेल वॉल कहाँ पे मौजूद है, सराउंड कर रही है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल। जो प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना उसके बाहर
को उसके बाहर की तरफ उसको सराउंड किया हुआ है। किसने सराउंड किया हुआ है? सेल वॉल ने सराउंड किया हुआ है। अब ये सेल वॉल कैसी होती है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये ना सेल वॉल बहुत रिजिड होती है, बहुत सख्त होती है, ठीक है। इनर्ट कवरिंग, इनर्ट का मतलब है वही बात, बहुत इनर्ट है, बहुत सख्त है, ठीक है। कवरिंग है, ये कवरिंग ही है ना जिसने पूरे सेल को देखो कवर किया हुआ है, ठीक है। इन वो कहता है सिक्रेटेड एंड डिपॉजिटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जाहिर सी बात है सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ ही मौजूद है, इसको सिक्रीट किया जाता है। इसको ये जो सेल वॉल है ना, इसको सेल नहीं बनाना है, सेल ने इसको बनाया और बना के इसको सिक्रीट कर दिया। कहाँ सिक्रीट का मतलब होता है रिलीज़ कर देना, कहाँ पर रिलीज़ कर दिया? सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ, ये जो रेड वाली सेल मेम्ब्रेन है इससे बाहर की तरफ इसको रिलीज़ कर दिया गया, ठीक है, बाहर की तरफ। और डिपॉजिट का मतलब इसको बाहर की तरफ, डिपॉजिट का मतलब इसको बाहर की तरफ रख दिया गया। मतलब ये जो सेल वॉल है ये इनर कैसी है? इनर्ट है, एक तो सख्त है, रिजिड है, और ये कहाँ पे मौजूद है? सिक्रेटेड। इसको सेल नहीं बनाना है और बना के कहाँ पे सिक्रेट करना है? आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ इसको सिक्रेट कर देना है, ठीक है। अगली बात उन्होंने की है, अब ये जो सेल वॉल होती है ना, तो इसकी 3 लेयर्स होती हैं। इन्होंने देखे सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है प्लांट के सेल वॉल का। सेल वॉल की 3 लेयर्स होती हैं। ये देखें, ये जो सबसे बाहर वाली ये एक सेल है, ये पूरा का पूरा, ठीक है, एक सेल। ये दूसरा सेल उन्होंने दिखाया हुआ है, तीसरा दिखाया हुआ है, चौथा दिखाया हुआ है। प्लांट सेल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब प्लांट सेल की इर्द गिर्द सेल वॉल होती है ना, तो ये सेल वॉल की 3 लेयर्स होती हैं। ये देखिए, ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है ना, इसको कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ये आपको नजर आ रहा है, प्राइमरी सेल वॉल सबसे बाहर की तरफ मौजूद है। अब प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ एक मोटी लेयर है जिसको सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं, अंदर की तरफ, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल जो है उसके अंदर की तरफ मौजूद है, बाहर उसके अंदर की तरफ एक मोटी सी लेयर है। प्राइमरी सेल वॉल आपने देखा पतली सी है, जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो अंदर की तरफ है और मोटी भी है, ठीक है। ये सेकेंडरी सेल वॉल है। और तीसरी, ये 2 लेयर्स होगी, तीसरी लेयर होती है मिडल लैमेला। मिडल दरमियान में इसने क्या करना है? दोनों सेल को आपस में जोड़ना है, आपस में ग्लू के तौर पर काम करती है। जिस तरह ग्लू नहीं होती चीज़ों को जोड़ती है, इस तरीके से इसने 2 सेल को आपस में जोड़ना है। जिस तरह ये सेल इन सेल के दरमियान में मिडल लैमेला है, इस सेल के दरमियान में मिडल लैमेला होगी, इसने 2 सेल को आपस में जोड़ना होता है, ठीक है। आपने याद रखना है, जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ना, ये जो अंदर की तरफ मोटी सी है, ये सारे प्लांट सेल के अंदर मौजूद नहीं होती, कुछ ही प्लांट सेल के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी वाली सबके अंदर मौजूद है, मिडल लैमेला भी सबके अंदर मौजूद है, लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल है कुछ प्लांट सेल के अंदर मौजूद होती है। ये बात इन्होंने लिखी हुई है, हम पढ़ लेते हैं, क्या वो यही बात कर रहे हैं? देखें, वो कहते हैं कि जो सेल वॉल होती है ना, 3 लेयर से मुश्तमिल होती है। कौन सी 3 लेयर्स है? एक मिडल लैमेला है जो दरमियान वाली लेयर मैंने आपको बताई, जो ग्लू के तौर पर काम कर रही है, एक प्राइमरी वॉल है और एक सेकेंडरी वॉल है, ठीक है। अच्छा, अब मिडल लैमेला की बात कर लेते हैं। मिडल लैमेला क्या है? इट इज़, सबसे पहले मिडल लैमेला को हम डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, मिडल लैमेला के बारे में पढ़ते हैं। मिडल लैमेला की क्या कंपोजिशन होती है? ये जो दरमियान वाली लेयर होती है मिडल लैमेला, जिसने 2 सेल्स को आपस में चिपका के रखा हुआ है, ग्लू के तौर पर काम करी। किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है? ये मिलकर बनी हुई है, मिडल लैमेला इज़ मेड अप ऑफ, बनी होती है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सार्ट ऑफ पैक्टिन। पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। पैक्टिन एक कार्बोहाइड्रेट है। आप आगे जाके पढ़ेंगे, एक कार्बोहाइड्रेट 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल, जो ना लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना रहे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट या तो हमारी बॉडी के अंदर 4 ही चीज़ें हैं, या कार्बोहाइड्रेट है, या प्रोटीन है, या लिपिड है, या न्यूक्लिक एसिड है। ये 4 चीज़ें हमारी बॉडी को बना रही होती हैं, ठीक है। जो चीज़ें बनी इन्हीं 4 मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती हैं। अभी जो पैक्टिन है ना, एक कार्बोहाइड्रेट है, तो मिडल लैमेला पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। और पैक्टिन के साथ मैग्नीशियम भी आके लग जाता है और कैल्शियम भी आके लग जाता है, ताकि पैक्टिन को मज़ीद मजबूत किया जाए, ठीक है। ये मिडल लैमेला की कॉम्पोजिशन आ गई। उसके बाद इट इज़ स्टिकी इन नेचर। ये जो मिडल लैमेला होती है ना, मैंने आपको जिस तरह बताया, ग्लू के तौर पर काम करती है, चिपचिपी सी होती है, इसने 2 सेल को आपस में जोड़ना होता है। तो भी बात उन्होंने लिखी हुई है, इट इज़ स्टिकी इन नेचर। ये ना स्टिकी है, चिपचिपी सी है, दैट होल्ड द नेबरिंग सेल वॉल टुगेदर, जिसने 2 सेल्स की जो सेल वॉल हैं उनको आपस में जोड़ के रखना है। ये मिडल लैमेला का काम है, ये हमने पढ़ लिया। अब सबसे बाहर की तरफ जो प्राइमरी सेल वॉल थी ना, वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? वो मिलकर बनी होती है सेलुलोज फाइबर से। ये बात आपने याद रखनी है। मिडल लैमेला पैक्टिन से मिलकर बनी हुई है। पैक्टिन के साथ मैग्नीशियम और कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सार्ट ऑफ पैक्टिन, ठीक है। और प्राइमरी सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है? सेलुलोज फाइबर से। अब ये सेलुलोज फाइबर ना, ऐसे अल्लाह ताला ने सेलुलोज फाइबर्स को ना, ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ना, सबसे बाहर की तरफ मौजूद है, आपको पता है। प्लांट्स प्राइमरी सेल वॉल मैंने आपको बताया सेलुलोज फाइबर से मिलकर बनी होती है। अभी जो सेलुलोज फाइबर्स होते हैं ना, इस तरह अरेंज हुए होते हैं, क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज होने का फ़ायदा ये होता है कि मजबूती ज़्यादा आ जाती है, इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है, ठीक है। इसलिए अल्लाह ताला ने प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो सेलुलोज फाइबर्स है ना, उनको क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज किया हुआ है, ठीक है। वो इन्होंने लिखा हुआ है कि प्राइमरी सेल वॉल जो होती है ना, कंटेंट्स, इसके अंदर सेलुलोज फाइबर्स होते हैं जो कि अरेंज हुए हैं क्रिस क्रॉस फैशन में। और ये जो प्राइमरी सेल वॉल है सबसे बाहर की तरफ, ये बड़ी पतली सी है और लचकदार है, बिल्कुल हमने अभी तो देखा। ये देखें, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये कितनी पतली सी है। सेकेंडरी सेल वॉल देखिए कितनी मोटी है, प्राइमरी सेल वॉल पतली सी है अलबत्ता। तो वही बात उन्होंने की हुई है, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है पतली होती है और फ्लैक्सीबल होती है, ठीक है। कुछ प्लांट सेल अलबत्ता होते हैं
वो कहता है कि जिनके पास सेकेंडरी सेल वॉल भी होती है, मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सेल वॉल सबके अंदर मौजूद है, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल सबके अंदर मौजूद है, कुछ के अंदर मौजूद है। तो वही बात इन्होंने लिखी हुई है। कुछ प्लांट सेल में कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल जाइलम वेसल, आगे हम पढ़ेंगे। जाइलम सेल्स होते हैं, ये ना पाइप्स होते हैं जिन्होंने पानी को लेके जाना होता है। कहाँ से? आपने पौधे को पानी दिया, ठीक है, तो पौधे की जड़ों से, रूट से जो पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, पत्ते की तरफ जा रहा है, क्योंकि पत्ते में पानी पहुंचाना बहुत लाजमी है लीव्स के अंदर। क्यों? क्योंकि लीव्स के अंदर पानी जाएगा तो लीव के अंदर पानी की मदद से और फिर एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके ना एक प्रोसेस होगा जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें पौधा अपनी खुराक बनाता है, ठीक है। उस प्रोसेस के लिए ना पानी बहुत जाना ज़रूरी है, और वो पानी जाइलम लेके जाते हैं, जाइलम वेसल्स लेके जाते हैं, ठीक है। तो उन जाइलम वेसल को मजबूत होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उनकी मजबूती के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया, प्राइमरी सेल वॉल सबसे बाहर की तरफ है, उसके अंदर की तरफ एक और सेकेंडरी सेल वॉल बना दी जो ज़्यादा मोटी है, ठीक है, ताकि उनको ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाए। वो कह रहा है इनसाइड द प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल मौजूद होती है। अब इस सेकेंडरी वॉल कैसी होती है? बहुत थिक है, बहुत मोटी और रिजिड, बहुत सख्त स्ट्रक्चर है, बिल्कुल। अभी तो हमने देखा, देखिए प्राइमरी सेल वॉल पतली सी है, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल बहुत थिक है। बाई वाली थिन है, ये थिक है, देखें कितनी थिक भी है और सख्त भी है, रिजिड भी है, ठीक है। वही वो बात कर रहा है, सेकेंडरी सेल वॉल क्या है? बहुत थिक और रिजिड स्ट्रक्चर है। क्यों ये? अब इसकी क्या कंपोजिशन है, उन्होंने ये बताया हुआ है। सेकेंडरी सेल वॉल में ना सेलुलोज फाइबर्स भी होती है, आपने याद रखना है, और लिग्निन भी होता है। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सिर्फ सेलुलोज था, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर इसको, ये ज़्यादा मजबूत है क्योंकि ज़्यादा मोटी है, ज़्यादा थिक है, तो उसके अंदर दो चीज़ें, एक सेलुलोज फाइबर्स और एक लिग्निन है, ठीक है। तो वही बात उन्होंने लिखी हुई है कि ये सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर ना दो चीज़ें होती हैं, ये बहुत थिक है, बहुत मोटी और रिजिड सख्त है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन की मौजूदगी की वजह से। लिग्निन ने क्या करना है? सीमेंट्स द सेलुलोज फाइबर्स टुगेदर, जो इसके अंदर सेलुलोज फाइबर्स है ना, उनको आपस में मजीद जोड़ के रखना है, सेलुलोज फाइबर्स को, ठीक है। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज फाइबर इस तरह से ना क्रिस क्रॉस फैशन में अरेंज थे, इसी तरीके से सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर भी ये सेलुलोज फाइबर्स होंगे इसी तरीके से, लेकिन बस अंदर लिग्निन आ जाएगा इस तरह करके। लिग्निन का क्या मकसद है? इनको मजीद आपस में जोड़ के रखना, सीमेंट के तौर पर काम करना, इनको आपस में मजीद सेलुलोज फाइबर्स को जोड़ के रखना, ठीक है, ताकि ज़्यादा मजबूती आए, क्योंकि सेकेंडरी वॉल को तो ज़्यादा मजबूत होना है, ज़्यादा थिक और रिजिड होना है। सही हो गया। तो ये, इसके अलावा वो कहता है कि सेल वॉल के अंदर ना अल्लाह ताला ने इस लाइन में उन्होंने प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बताया हुआ है। प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में क्या होता है, ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए प्लाज्मोडेस्माटा बनाया हुआ है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, प्लांट सेल। प्लांट सेल की आपको पता है कि सबसे पहले अंदर की तरफ रेड वाली सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ ब्लू वाली सेल वॉल होती है जो बहुत मोटी होती है। अब ना जब एक सेल दूसरे सेल के साथ जुड़ा होता है ना, तो थोड़ी सी सेल वॉल अंदर से गायब हो गई है, यहाँ पे सेल वॉल मौजूद नहीं है, यहाँ पे सुराख आ गया है, पोर आ गया है, ठीक है। मतलब इस तरह समझ लो पुल है एक सेल का दूसरे सेल के साथ राब्ते के लिए, ये एक पुल है जिससे एक सेल दूसरे सेल के साथ राब्ते में रहता है। तो इसको, ये जो चैनल है ना, ये जो रास्ता है, ये जो पुल है, ये जो सुराख है, इसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये क्या है? ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। एक सेल का साइटोप्लाज्म, ये सारा साइटोप्लाज्म होता है ना। साइटोप्लाज्म अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे क्या होता है। प्लांट सेल जो होता है ना, उसके अंदर फ्लूइड होता है, ठीक है, फ्लूइड, पानी, जिसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो एक सेल का जो साइटोप्लाज्म है, ये सारा साइटोप्लाज्म है। और प्लांट सेल के अंदर मैंने आपको बताया बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, ये वो वैक्यूल है, ठीक है। तो एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है? ये जो सेल वॉल है ना, यहाँ से थोड़ी सी सेल वॉल ख़त्म हो गई है, मौजूद नहीं है, उसकी जगह वो जगह खाली हो गई है, देखें। तो उसी वो जो खाली जगह है ना, वही जो पुल बना हुआ है, इसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो वही बात उन्होंने लिखी हुई है कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, ये देखें, ये सेल वॉल बेयर्स टाइनी पोर्स, सेल वॉल के अंदर छोटे छोटे सुराख हैं। मतलब यहाँ पे सेल वॉल होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, बल्कि यहाँ पे सुराख आ गया, ठीक है। तो ये सेल वॉल के अंदर वो कहते हैं छोटे छोटे सुराख होते हैं, थ्रो विद इन सुराखों के जरिए से नेबरिंग सेल्स, साथ वाले जो सेल्स होते हैं, फॉर्म साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, वो आपस में जुड़े होते हैं, उनके साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये जो चैनल्स हैं, छोटे छोटे सुराख हैं, इनको प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। जी स्टूडेंट्स, ये जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं ना, इनको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि ये हमने सारी प्लांट सेल की बात की। अब प्लांट सेल के अलावा और भी ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल होती है, जिस तरह के एल्गी। अब आगे जाके ना आप एल्गी और फंजाई वगैरह के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, भी आपको नहीं पता, लेकिन मैं जनरल बता दूँ, अक्सर आपके घर में पाइप वगैरह अगर वो, तो पाइप के अंदर अगर पानी पड़ा रहे ना, तो वो ग्रीन सी काई सी लग जाती है, जिसको एल्गी कहते हैं। इसी तरीके से पॉन्ड्स, तालाब वगैरह के ऊपर भी अक्सर ग्रीन पानी का खड़ा रहना, तो ऊपर ग्रीन सी काई लग जाती है, जिसको एल्गी कहते हैं। तो वो जो एल्गी है ना, उस एल्गी के पास भी सेल वॉल है, और उसकी सेल वॉल भी सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसमें उन्होंने ना डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी सेल वॉल बताई हुई किस किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। जिस तरह प्लांट सेल के बारे में तो आपने पढ़ा, प्लांट सेल की 3 वॉल हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लैमेला। मिडल लैमेला बनी हुई है पैक्टिन से, प्राइमरी सेल वॉल बनी हुई है सेलुलोज फाइबर से, और सेकेंडरी सेल वॉल बनी हुई है सेलुलोज फाइबर और लिग्निन से। इस तरीके से एल्गी की जो सेल वॉल है वो भी सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। आगे फंजाई आ जाती है। फंजाई क्या होती है, अक्सर आपने देखा होगा आपके घर में अगर किचन वगैरह में ब्रेड पड़ी हो ना, तो ब्रेड थोड़े दिनों बाद पड़ी रहे ऐसे ना, वो तो ख़राब हो जाती है, उसके ऊपर फंगस लग जाती है, ठीक है। तो वो फंजाई है, मतलब ख़राब हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं ना वो हवा में फिरते रहते हैं, तो वो स्पोर्स आके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, लग जाते हैं, तो वो फिर वहीं पे ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, वो फंजाई लग जाती है उस ब्रेड पे। हम कहते हैं ब्रेड ख़राब होगी, उसको फेंक दो, तो वो फंजाई है। तो वो जब फंजाई है ना, उसके पास भी सेल वॉल है, हमारे पास सिर्फ सेल वॉल नहीं है, ठीक है। एनिमल सेल है ना, हमारे पास सेल वॉल नहीं है, फंजाई के पास भी सेल वॉल है। तो फंजाई की सेल वॉल मिलकर बनी होती है काइटन से, बात आपने याद रखनी, किसे? काइटन से, ठीक है। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ना, इनके पास भी सेल वॉल होती है। प्रोकैरियोट्स क्या हैं? प्रोकैरियोट्स ना बैक्टीरिया को कहते हैं, बैक्टीरिया का दूसरा नाम प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। प्रोकैरियोट और हम यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में ये फ़र्क होता है कि जो प्रोकैरियोट्स का सेल होता है ना, उसकी सेल के अंदर ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इतने खूबसूरत मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया है, आगे हम जाके पढ़ेंगे, ये गोल्जी प्लेटस है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे स्ट्रक्चर उसके पास मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर के पास मेम्ब्रेन होती है, और बैक्टीरिया जो है छोटू सा है, उसके पास इतने मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कहाँ पूरे आएंगे, तो उसके पास वो नहीं होते। और उसके पास न्यूक्लियस भी नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर ना डीएनए होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए होता है, ठीक है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारा न्यूक्लियस बनाया हुआ है ताकि डीएनए को पैक करके रखे। लेकिन उसका डीएनए ना बेचारा ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहा होता है, जिस तरह ये सारा साइटोप्लाज्म है ना, तो उसके पास न्यूक्लियस तो है नहीं, तो उसका डीएनए ऐसे साइटोप्लाज्म के अंदर तैरता रहेगा। तो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ये फ़र्क होता है। तो जो प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया होते हैं ना, उनकी सेल वॉल, उनके पास भी सेल वॉल है। उनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से। बात आपने याद रखनी, इंपॉर्टेंट बातें हैं। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, और ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो इन 2 चीज़ों से मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकन बनती है, ठीक है। और आगे उन्होंने वही बात बताई हुई है कि सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं है, हम एनिमल्स हैं, हमारे अंदर सेल वॉल नहीं है। एंड एनिमल लाइक प्रोटोजोआ, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनिमल्स नहीं हम उनको कहते, लेकिन वो एनिमल लाइक है, हमारी तरह है, ठीक है। हमारी तरह उनके पास सेल वॉल नहीं है, हमारी तरह वो फोटोसिंथेसिस अपना खाना खुद नहीं बनाते, लेकिन फिर हम उसको एनिमल्स क्यों नहीं कहते? क्योंकि उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमसे नहीं मिलती, इसलिए हम उनको एनिमल्स भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं प्रोटोजोआ। उनके पास भी सेल वॉल नहीं है। अच्छा, अब सेल वॉल का जनरल फंक्शन उन्होंने बताया हुआ है, क्या करती है सेल वॉल? नंबर 1, सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल सेल। इसने सेल को सपोर्ट किया हुआ है, सेल के स्ट्रक्चर को। जाहिर सी बात है, देखो इसकी वजह से इसने सारे सेल को सहारा दे के रखा हुआ है, सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, एक तो इसने इंडिविजुअल सेल, हर सेल को भी सपोर्ट किया हुआ है, एंड द प्लांट एज अ होल, और पूरे पौधे को भी इसने सपोर्ट करके रखा हुआ है। जाहिर सी बात है, पूरा पौधा किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से मिलकर बना हुआ है। तो हर सेल की प्लांट सेल होगी जो उसको सपोर्ट कर रही है, तो पूरा पौधा भी सपोर्टेड रहेगा, ठीक है। इसके अलावा नंबर 2, इट प्रोटेक्ट एंड गिव शेप टू द सेल। इसने सेल को प्रोटेक्ट भी करना है। जाहिर सी बात है, आप खुद ही देखें सेल वॉल कितनी मोटी सेल है, कितनी मोटी लेयर है, देखें, है ना, ये देखें। तो जाहिर सी बात है सेल को प्रोटेक्ट भी करेगी कि सेल के अंदर कोई फजूल चीज़ ना चली जाए, कोई फालतू चीज़ ना चली जाए, उसकी प्रोटेक्शन रहे। और दूसरा, इसने सेल को क्या किया है? एक तो प्रोटेक्ट करना है, सेल को शेप भी दी हुई है। देखो, ख़ास हमारे सेल की कोई ख़ास शेप नहीं है, ठीक है। इस सेल की अलबत्ता ख़ास शेप होती है, तो वो इसकी सेल वॉल की वजह से तो आ रही होती है। इसके अलावा कहते हैं कि प्लांट सेल कैन डेवलप टर्गर प्रेशर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल जो होते हैं ना, वो टर्गर प्रेशर डेवलप कर सकते हैं सेल वॉल की वजह से। इसका क्या मतलब है? टर्गर प्रेशर क्या होता है? देखो, ये पौधा है, ये मैंने 2 तरह के पौधे बनाए हैं, ठीक है। ये एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल का बहुत बड़ा वैक्यूल है, वही वाला, ठीक है। और ये न्यूक्लियस है जो साइड पे पुश हुआ होता है, आपको पता है, वैक्यूल ने धक्का मार के न्यूक्लियस को साइड पुश कर दिया। अब ये जो वैक्यूल होते हैं, ये जो होता है ना, बहुत बड़ा वैक्यूल, जब भी पौधे के अंदर पानी आएगा ना, ये पानी वैक्यूल के अंदर आएगा। अब ये वैक्यूल के अंदर पानी आएगा, ये पानी अंदर आके प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। प्रेशर डाली जा रहा है, ये प्रेशर लगेगा बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन तो बेचारी पतली सी है, वो क्या ही प्रेशर बर्दाश्त करेगी। अलबत्ता जो बाहर की तरफ सेल वॉल है ना, ये बहुत मजबूत है, ये उस प्रेशर का मुकाबला करती है। ये जो इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है ना, तो उसकी वजह से इसी को कहते हैं टर्गर प्रेशर। पानी की वजह से जो प्रेशर लग रहा है ना, इसको कहते हैं टर्गर प्रेशर। तो इस टर्गर प्रेशर की वजह से ये जो पत्ता है ना, ये बड़ा ऊपर फ्रेश लगता है और बड़ा तना रहता है। लेकिन अगर ये टर्गर प्रेशर लो हो जाए, यहाँ पे देखो, ये वैक्यूल के अंदर पानी थोड़ा सा ही है, ज़्यादा पानी आया ही नहीं है, जिसकी वजह से कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा, कोई प्रेशर नहीं लग रहा। जब प्रेशर नहीं लग रहा तो टर्गर प्रेशर नहीं होगा, टर्गर प्रेशर नहीं होगा तो जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है ना, वो भी फिर उस तरीके से नहीं रहती जिस तरह यहाँ की सेल वॉल तनी होती है, ठीक है, सख्त होती है जिस तरह यहाँ की सेल वॉल। यहाँ पे ऐसे नहीं रहेगी क्योंकि कोई प्रेशर ही नहीं आ रहा। किस प्रेशर का सामना करे, है ना। तो यहाँ पे फिर पत्ता जो होता है ना, मुरझाया रहता है।
तो यही उन्होंने कहा है कि प्लांट्स ये जो टर्गर प्रेशर प्लांट्स के अंदर मेंटेन रहना है ना, ये भी सेल वॉल की वजह से मेंटेन रहना है। ये जो प्लांट सेल के अंदर टर्गर प्रेशर डेवलप होता है, ये सेल वॉल की वजह से डेवलप होता है, क्योंकि सेल वॉल ही तो उस वो जो वैक्यूल के अंदर पानी प्रेशर डाल रहा है उसका मुकाबला करेगी। ठीक है, तो ये हमने इस तरह सेल वॉल को पढ़ा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेल मेम्ब्रेन को इसी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आपको अच्छे से समझ आ रही है, काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। इस तरीके से हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर को भी डिटेल से वर्ड टू वर्ड लर्निंग करेंगे, हर ऑर्गेनेली को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।